What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बात की जा रही है वेस्ट बैंक के बारे में। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है इसके बारे में बात करते हैं। बोला जा रहा है वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक टेरिटरी है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये बॉर्डर जो है शेयर करती है जॉर्डन के साथ में वेस्ट साइड से। ये टेरिटरी ऑक्यूपाई की गई थी इसराइल के द्वारा। ये 6 डे जो वॉर थी 1967 में, तो उस टाइम पर इसराइल के द्वारा इसको ऑक्यूपाई किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसके बारे में आप लोग ये मैच देखकर समझ पाएंगे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया बेसिकली वेस्ट बैंक। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर नजर आ रहा होगा, ये यहां पर वेस्ट बैंक हो गया आप लोगों के सामने। ये वेस्ट बैंक और ये जो नीचे गाजा स्ट्रिप है ये दोनों पैलेस्तीन का पार्ट है, और मेडिटेरेनियन सी में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। इधर साइड में आप लोगों को, वेस्ट साइड में आप लोग यहां पर जॉर्डन नजर आ रहा है। तो ये जो जॉर्डन है और यहां पर जो वेस्ट बैंक है, जॉर्डन वेस्ट बैंक, और इसी के साथ में जो यहां पर नीचे इजराइल वाला पोर्शन हो गया, इसके यहां पर ये डेड सी है। डेड सी का नाम जरूर याद रखिएगा। गोलन हाइट ये सीरिया का पार्ट है। वैसे आज की डेट में ये भी इजराइल के कंट्रोल में ही है, यानी कि इजराइल की दादागिरी चलती है इस रीजन में, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तो इसलिए इजराइल को कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इजराइल को जो सपोर्ट मिलती है काफी लार्ज स्केल पर यूएसए की साइड से इजराइल को सपोर्ट मिलती है। और ये पैलेस्तीन जो है पहले पूरा पार्ट हुआ करता था, इजराइल यहां पर आज के डेट में आ चुके हैं, तो इजराइल ने कहीं ना कहीं इसकी पैलेस्तीन की जो है वो कहानी यहां पर खत्म कर डाली है। तो इसलिए आज के डेट में सब जगह आप लोग को इजराइल नजर आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट में बोला गया कि जो वेस्ट बैंक है, ये बोला गया कि बॉर्डर बाय जॉर्डन टू द वेस्ट साइड। ठीक है, तो जॉर्डन के वेस्ट में इसको बोला जा रहा है, जबकि इसके वेस्ट में जॉर्डन है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जॉर्डन यहां पर बोला गया एक तरीके से कि जॉर्डन यहां पर है और ये इसके वेस्ट साइड में हो गया, नहीं, ये यहां पर इसके वेस्ट साइड में जॉर्डन है, ना कि जॉर्डन के वेस्ट साइड में ये है। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ी स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करता है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस कैटेगरी में गिरता है। ये सारी कैटेगरी मैंने पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में कवर कराई थी। तो बोला जा रहा है एडवाइजरी जुडिक्शन है, अपलेट जुडिक्शन है, ओरिजिनल जुडिक्शन है, या फिर रिट्स जुडिक्शन है। तो क्या है सही आंसर यहां पर? ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि ये एक ओरिजिनल जुडिक्शन की कैटेगरी में आता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सेंटर और जो स्टेट है ये बिल्कुल जो यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकता है। इसके अलावा ये नहीं कि अगर इनकी लड़ाई होती है तो किसी और के सामने जा सकते हैं। तो ओरिजिनल पावर सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है, इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए यहां पर, तो एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे बोला गया एडवाइजरी जुडिक्शन, तो इसका मतलब क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से कई बार जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एडवाइजरी पावर भी है यहां पर। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया भी था, आर्टिकल 143 यहां पर ये पावर देता है कि यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर एडवाइस ले सकते हैं। अपलेट जुडिक्शन क्या है? अपलेट का मतलब होता है अपील करने वाली। अगर आप लोग नीचे वाले जो कोर्ट हैं, जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह हो गया, नीचे वाले उससे भी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट हो गए, अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं है आप लोग उनके डिसीजन से, तो
आप लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो इसके पास में अपलेट जुडिक्शन की पावर भी यहां पर आ गई। नेक्स्ट यहां पर बोला गया ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब है कि इसी के हाथ में ये पावर है और किसी के हाथ में ये पावर नहीं है, यही यहां पर इसका सोल्यूशन निकाल सकता है बस। रिट्स जुडिक्शन क्या है, जैसे आर्टिकल 32 में हम लोगों ने बात की थी, तो आर्टिकल 32 यहां पर ये पावर देता है कि फंडामेंटल राइट अगर इंप्लीमेंट नहीं किए गए तो ये रिट्स जुडिक्शन जो है यहां पर उसके थ्रू आप लोग उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो ये रिट्स की पावर यहां पर इसके पास में है। तो ये काफी बार घुमा फिराकर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, तो आइडिया आप लोगों को इसके बारे में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहां पर इस क्वेश्चन में बात की जा रही है केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरी में बोला गया यहां पर मेल्टिंग ऑफ आइस, तीसरी में बोला गया स्योरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का एक तरीके से उबलना, खट्टा होना आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, वो नहीं कहते फटना एक तरीके से दूध का, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं आप लोग खट्टा हो जाना। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है। क्योंकि अगर दूध जो है एक बार खराब हो जाता है तो फिर आप लोग उसको सही नहीं कर पाएंगे, फिर उसका पनीर ही बनेगा एक तरीके से, या फिर आप लोग उसको फेंक सकते हैं, वैसे पनीर बनाकर यूज कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया यहां पर इसका आंसर, ये बी, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए दो प्रोसीजर होते हैं, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में 6th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है इनके बारे में, जो हमारी साइंस की एनसीईआरटी है। एक तो होता है फिजिकल प्रोसीजर। फिजिकल प्रोसीजर क्या है ये आप लोग समझिए, जैसे हम लोग बर्फ का उदाहरण लेते हैं, आप लोग कितनी भी बार एक पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर एक पर्टिकुलर जो पदार्थ है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर वो बर्फ रहता है तो बर्फ में भी और पानी में भी आप लोग उसको आराम से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी के चलते अगर दूध का दही बन जाता है तो फिर आप लोग समझिए क्या हो जाता है, फिर आप लोग उसको दही का दूध नहीं बना सकते कन्वर्ट कर। तो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जिसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते, वो केमिकल प्रोसीजर होता है। जिसको आप लोग रिवर्स कर सकते हैं वो फिजिकल प्रोसीजर होता है। और ये बड़े ही डिटेल में कई सारे उदाहरण देकर आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी आप लोग जरूर फॉलो करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो यहां पर फिर से उसको रिवर्स किया जा सकता है, इसी तरीके से आइस वाला पर, लेकिन ये दूध वाला बिल्कुल डिफरेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला गया है कि केमिकल प्रोसीजर फिजिकल पूछता था तो आप लोगों का आंसर ए सही हो जाता, 1 और 2। ओके, तो ये है आंसर इसका सी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट उस रीजन में फेमस है उसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। पहले बोला गया यहां पर किन्नूर, तो किन्नूर में बोला जा रहा है अरेका नट फेमस है। दूसरा बोला गया मेवात, मेवात में बोला गया मैंगो फेमस है। कोरमंडल में बोला गया सोयाबीन फेमस है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्टली मैच है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1, 2, 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है डी। कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। जो पहले बोला गया यहां पर अरेकनेट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सदर्न रीजन में, जबकि अगर बात करें यहां पर ये किन्नौर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो वैसे ये साउथ इंडिया में पाया जाता है पर लेकिन हिमाचल प्रदेश में। अरेकनेट क्या है यहां पर? ये सुपारी है एक तरीके से, ये आप लोगों को पेड़ पर देखने को मिलेगी और ये फिर बाद में जब सुखाया जाता है इसको ये ऐसा देखने को मिलता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। मेवात जो रीजन है यहाँ पर ये आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। जबकि मैंगो वाला फेमस जो रीजन है वो आप लोगों को सेंट्रल और साउथ यहाँ पर इंडिया ज्यादा नजर आएगा। सोयाबीन जो है वो प्रीडोमिनेंटली सेंट्रल इंडिया में फेमस है, पर लेकिन कोरमंडल कोस्ट की बात की जा रही है। कोरमंडल कोस्ट के बारे में अगर आप लोगों से बातें करूं तो ये देखिए, ये हो गया इंडिया हमारी कंट्री। यहाँ पर अगर जो ये आप लोगों का ये वाला रीजन आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पर साइड वाला, ये तमिलनाडु के आएंगे तो इधर ये वाला जो रीजन है ये कोरमंडल कोस्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात करें सोयाबीन के बारे में तो सोयाबीन सेंट्रल इंडिया में फेमस है। इसीलिए मैं आप लोग कई बार एरिया के बारे में बताता हूं, तो एरिया के बारे में आप लोग जरूर याद रखें कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोग कई बार बन जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर कुछ प्रोजेक्ट के नाम है आप लोगों के सामने और उसका पर्पज पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो मैच करने के लिए आप लोगों से पूछा गया है। पहला बोला गया है कैसिनी ह्यूजेंस, तो ये बोला गया है कि ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा टू अर्थ।
दूसरा बोला गया है यहाँ पर, ये बोला गया मैसेंजर, ये मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा बोला गया है वेजर, फर्स्ट और सेकंड, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है इसके यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन, ये वीनस के लिए नहीं है, यहाँ पर ये सैटर्न के लिए, यानी कि शनि ग्रह के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। इसी के साथ में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर बेसिकली ये प्रोजेक्ट किसका है। यहाँ पर जो बोला गया यहाँ पर कैसेनी ह्यूजेंस, तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नासा, उसी के साथ में जो स्पेस एजेंसी है यूरोप की उसका, और यहाँ पर जो इटली की स्पेस एजेंसी है उनका बेसिकली ये प्रोजेक्ट था, जो कि यहाँ पर शनि ग्रह के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो यहाँ पर बात की जा रही है मैसेंजर और जो यहाँ पर ये वेजर 1 और 2, ये दोनों प्रोजेक्ट यहाँ, ये दोनों प्रोजेक्ट नासा के हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग इनकी जो एजेंसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एजेंसी के नाम भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया किससे रिलेटेड है, आप लोगों से एजेंसी पूछ ली जाती है, एजेंसी का नाम दे देंगे सामने और बोलेंगे कि कौन सी एजेंसी का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, तो वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम के लिए है और ये मैपिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए है। ठीक है, तो आंसर भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है मोची स्वाभिमान इनिशिएटिव के बारे में। तो मोची है ना जो जूते वगैरह गाड़ते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया रिसेंटली, तो उसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया कि ये एक नेशनल लेवल की एक्टिविटी है, जो कि यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जो कोबलर कम्युनिटी है। ठीक है, जो मोची समुदाय है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया लेदर स्किल काउंसिल, जो यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेडिकेट करती है जो भी डिमांड स्किल वर्क फोर्स की लेदर इंडस्ट्री के लिए। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए और बी। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए मोची जो स्वाभिमान इनिशिएटिव है बेसिकली एक तरीके से जूतों से रिलेटेड भी काम करते हुए आप लोग पाए जाते हैं। तो किस तरीके से हम लोग को उनसे भी इज्जत से बात करनी है, उनको एक तरीके से ऐसा नहीं करना है कि आप लोग ये क्या काम करते हैं, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो अपने काम में माहिर है इंसान, तो वो एक तरीके से सैल्यूट करने लायक बात होती है। तो इसी के चलते जो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और खासकर आप लोगों को अगर एक बात के बारे में बताया जाए कि देखिए हमारी कंट्री की जो लेदर इंडस्ट्री है, जैसे जैसे हमारी कंट्री में जितने ज्यादा पशु पालन होते हैं, तो पशु की खाल से जो चमड़ा बनाया जाता है, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री में पशु है, उतनी ही ज्यादा हमारी कंट्री में जो लेदर इंडस्ट्री बढ़ती है। पर लेकिन यहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स की काफी जरूरत है। तो स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद की जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो काफी फ्लोरिश हो सकती है आगे चलकर भी, अगर स्किल्ड लेबर फोर्स हम लोग इसको प्रोवाइड कराएं तो स्किल्ड लेबर फोर्स के फील्ड में भी इसके द्वारा काम किया जाता है। तो वो ऑप्शन यहां पर सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बात की जा रही है ब्राह्मणी और ख्रोस्टी जो स्क्रिप्ट थी पुराने टाइम की, वो किसके द्वारा डेसिफर की गई थी, यानी कि किसके द्वारा उसका वर्णन किया गया था, किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई थी, यह है क्वेश्चन। ए में बोला गया यहाँ पर है पियादासी, बी में बोला गया यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी, सी में बोला गया यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम, डी में बोला गया जेम्स प्रिंसिप। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ये एक अंग्रेज खिलाड़ी थे। खिलाड़ी मतलब एक तरीके से इंसान जिसके द्वारा एक शानदार तरीके से अपनी मेहनत की गई, तो अपने फील्ड के खिलाड़ी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर इनको डेसिफर किया गया, यानी कि इनको एक्सप्लेन किया गया और कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ओके, बाकी इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा और जान सकते हैं। जेम्स प्रिंसिप ये एक इंग्लिश स्कॉलर थे, ओरिएंटलिस्ट, और यहाँ पर ये एंटीक्वेरी ये पर्सनैलिटी थे, यानी कि एक तरीके से जो इंग्लिश जो यहाँ पर लोग हमारी कंट्री में आए हैं उनके द्वारा काफी कुछ हमारी कंट्री में पहले जानने की कोशिश की गई। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये फाउंडिंग एडिटर थे उसके जर्नल के, और इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर काम किया गया इनका ख्रोस्टी और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को लेकर, जो कि डेसिफर की गई। इसी के साथ में इनके द्वारा जो बाइलिंगुअल इंडो ग्रीक कॉइन थे, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर ये मेंशन थी ब्राह्मणी और जो ख्रोस्टी स्क्रिप्ट है, तो उसको इनके द्वारा डेसिफर किया गया। और उसके ऊपर जो ग्रीक में जो यानी कि जो ग्रीस आज के में जिसको आप लोग बोलते हैं कंट्री, उसके लैंग्वेज में यहाँ पर किंग का नाम भी उस पर कुरेदा हुआ था। ठीक है, जो कॉइन्स वगैरह थे, तो वो सारी चीजें इसी के द्वारा पढ़ी गई, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ए में बोला जा रहा है पंजाब के, बी में गुजरात के, सी में कर्नाटक के और डी में उड़ीसा के। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है?
सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि गुजरात के द्वारा इसको यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया है। एमिशन ट्रेडिंग यानी कि एक तरीके से जो पोल्यूशन यहाँ पर किया जाता है उसमें ट्रेडिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये स्कीम डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछे कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये गुजरात के द्वारा स्टार्ट की गई है और अपनी ही तरीके ये वर्ल्ड में फर्स्ट इस तरीके की स्कीम है जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में भी यहाँ पर जो व्यापार करती है, ठीक है। आप लोगों ने वैसे भी सुना गुजराती काफी व्यापारी होते हैं, तो इस फील्ड में भी यहाँ पर व्यापार की बात की जा रही है, ओके। और हाँ, मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको पोल्यूशन रिड्यूस करने का एक साधन बोल सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में अगर ट्रेडिंग की जाएगी तो लोग पोल्यूशन फैलाने से रुकेंगे, कम पोल्यूट करेंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीएस बोला गया है। तो सही स्टेटमेंट क्या है ये पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि जो पीजीएस है यहाँ पर एक तरीका प्रोसीजर है यहाँ पर सर्टिफाई करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड किए जाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके जो सर्टिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंटेड लोगो या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो नहीं बोलते, कई बार ठप्पा लगा देते हैं ये लोगो हो गया, तो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, जबकि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। ओके, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि देखिए, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में काम करती है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर पाएगी और उसके चलते यहाँ पर जो क्वालिटी है उसको हम लोग मेंटेन रख पाएंगे। पर सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर एक तरीके से मिलेगा जो कि एक तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, इनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये सारा जो काम किया जा रहा है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOAM के हिसाब से किया जा रहा है, जो कि बोन बेस ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये बोन है जर्मनी के अंदर में, तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। और अगर ये एक बार स्टैंडर्ड के थ्रू यहां पर वो प्रोडक्ट मिलता है तो फिर लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट भी रहता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि चीजों को सही डायरेक्शन में लेके चलना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर की PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।